स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार और बंगाल दो राज्यों में तनाव है। दोनों राज्यों में दंगे फसाद हुए। पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासत जोरदार तरीके से जारी है। बिहार और बंगाल इन दोनों राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ सियासी फायदे के लिए दंगे भड़काने का आरोप। बीजेपी हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के हक की बात कर रही है। हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर क्यों चलते हैं, ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी बिहार में आरजेडी की सरकार और बंगाल में ममता सरकार पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वो अपनी जमीन बनाने के लिए भावनाएं भड़काती है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। क्या इन दोनों राज्यों में दंगे कोई चुनावी प्रयोग है या सियासी संयोग है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल, इसलिए सियासी बवाल। पुलिस और खुफिया तंत्र फेल, सियासत स्टार्ट। क्या जहां हिंसा हुई वहां बीजेपी कमजोर है? रामनवमी के दिन और उसके बाद से लगातार हिंसा होती रही। बिहार सरकार हिंसा और बमबाजी रोकने में फेल रही। लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि हिंसा वहीं हो रही है जहां बीजेपी कमजोर है। सिर्फ तेजस्वी नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संजय राउत भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंसा करवा रही है, चुनाव में फायदा लेना चाह रही है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। तेजस्वी को जवाब बीजेपी की तरफ से आया, वो भी सीधा बिहार विधानसभा से। हिंसा पर सवाल उठाया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में, ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। आप सासाराम में बम बनाते समय विस्फोट हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बांका में, भागलपुर में बम बनाते समय भी विस्फोट हुआ, उसको दबाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। आखिर कब तक अल्पसंख्यकों की मेहमानबाजी राज्य सरकार करते रहेगी? अगर पिछले चुनाव में आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में तेजस्वी जिस बीजेपी को कमजोर बता रहे हैं, उसे करीब करीब आरजेडी के बराबर सीटें मिली थी। आरजेडी को 75, बीजेपी को 74 सीट मिली थी। तो वहीं नीतीश की पार्टी के पास 45 विधायक थे। तो तेजस्वी के इस दावे पर खुद सवाल खड़े होते हैं। हिंसा बिहार से सटे राज्य दीदी के बंगाल में भी हो रही है। पुलिस देखती रही, सड़कों पर आगजनी, पथराव और उन्माद होता रहा, लेकिन वहां भी हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगाया गया। विरोधियों का दावा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी जहां कमजोर होती है, वहां हिंसा करवाती है। यह सच है कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहां बहुत तेजी से उभर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में है। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। सवाल है कि क्या बिहार और बंगाल में हिंसा के पीछे कोई सोची समझी सियासत है? शोभा यात्रा पर छतों से पथराव को लेकर विपक्ष में चुप्पी क्यों है? क्या तुष्टीकरण की वजह से हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है? क्या बिहार और बंगाल की सिचुएशन को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहां की सरकार? और बिहार और बंगाल में हिंसा के पीछे चेहरा कौन है और मोहरा कौन है?
इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, रिजू दत्ता, प्रवक्ता टीएमसी, चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, कलीमुल हफीज, प्रवक्ता एआईएमआईएम, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि तमाम विपक्षी दल आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जहां जहां आप कमजोर होते हैं वहां वहां दंगा भड़का के आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये दंगा शब्द आपकी पार्टी के साथ चिपक क्यों गया है सर? देखिए प्राची, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दंगा पीड़ितों की आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस तरह से रामनवमी के जुलूस पर दंगा हुआ है, ये कोई पहली बार देश में नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है और इस सत्य का एनालिसिस आज देश दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, जो समाज विज्ञानी है, उनको करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत एक जहां पर बहुसंख्यक आबादी है, भारत की बहुसंख्यक आबादी अपने व्रत तीज त्योहार पर दंगा झेलने के लिए अभिशप्त हो गई है। ये क्यों होता है? ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि बहुसंख्यक आबादी अपने तीज त्योहार व्रत परंपराएं अपने कार्यक्रम कर रही हो और अल्पसंख्यक आबादी वहां पर उसको टारगेट करके हिट करने का काम करे। ऐसा कहीं नहीं होता, केवल भारत में होता है। और दुर्भाग्य उसके बाद इसके ऊपर कि उन बहुसंख्यकों की आवाज उठाने वाला दूसरा कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में जो अपने आप को पुरानी शिवसेना कहा करती थी ना, ये उद्धव गुट, आज उसके भी बोल नहीं फूट रहे हैं। वहां भी दंगा पीड़ितों के साथ अगर कोई खड़ा है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी यात्रा पर पथराव हुआ है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और ये तर्क जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा जहां कमजोर होती वहां दंगा करती है, ये सामान्य बुद्धि से समझने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। सबसे ताकतवर स्थिति में भाजपा गुजरात में है और गुजरात के वडोदरा में भी अगर पथराव करने की, हिंसक घटनाएं करने की अगर असफल प्रयास किया गया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमजोर है जहां संभाजी नगर में इस प्रकार के पथराव का प्रयास किया गया? सच्चाई यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के संरक्षण में पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के त्योहारों पर जानबूझ करके, टारगेट करके इस प्रकार की हिंसाएं होती है। राकेश त्रिपाठी जी, आप ही लोग कहते हैं ना कि दंगा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। दंगे में दोनों तरफ के लोग पीड़ित होते हैं, दंगे में दोनों तरफ के लोगों को परेशानी होती है, उन्हें चोटें आती हैं, उनके घरों पर पत्थरबाजी होती है। तो इसे एक धर्म विशेष से जोड़ देना और उस पर फिर बयान देना, इसीलिए आप पर आरोप लगते हैं कि अब आप वही कर रहे हैं जो पहले की पार्टियां किया करती थी, पहले की सरकारें करा करती थी। आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हिंदू तुष्टीकरण। मैं इसलिए जब इस बात को कह रहा हूं तो उसके पीछे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं। क्या देखा है हमने कहीं कि ताजिया के विसर्जन पर, ताजिया के जुलूस पर कहीं कोई दंगा हो रहा हो? क्या मुहर्रम के जुलूस पर कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा हो रहा हो? ये क्यों कांवड़ यात्रा पर हमेशा पथराव किया जाता है? क्यों रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया जाता है? क्यों दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर पथराव किया जाता है? क्यों हिंदुओं के रीति रिवाजों पर यह घोषित कर दिया जाता है कि यह संवेदनशील क्षेत्र है, इस संवेदनशील क्षेत्र से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? ये पूरी तरह से मुझे लगता है इसको लेकर के समाज विज्ञानियों के बीच में बहस होनी चाहिए कि क्या संवेदनशील स्थान का मतलब वहां भारत का संविधान लागू नहीं होता? चलिए, आपके इस पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगी, मैं आपके इस पॉइंट पर चर्चा करूंगी, लेकिन चूंकि बिहार में भी दंगा हुआ है, बंगाल में भी दंगा हुआ है, मेरे साथ बिहार से भी इस वक्त प्रवक्ता बैठे हुए हैं आरजेडी के, चितरंजन गगन जी। सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि किसी भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, किसी भी स्टेट में शांति बरकरार रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है सर या विपक्ष की होती है? प्राची जी, और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि रामनवमी के दिन पूरे बिहार में एक जगह दो जगह नहीं, हजारों जगह जुलूस निकला, यात्रा निकला और हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। कहीं कोई घटना नहीं घटी। दो घटना, एक बिहार शरीफ में, एक सासाराम में घटी और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब उसके बाद इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है इस ढंग से। अब देखिए, इन लोग की भाषा देखिए। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे, दंगाई को दंगाई नहीं कर रहे थे, दंगाई को हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे थे। इनकी भाषा देख लीजिए। अब माननीय गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी है पूरे देश में शांति और अमन चैन कायम करना, वे जब आए यहाँ पर हिसुआ में, जो बिहार शरीफ में जो घटना घटी है उसके जस्ट बगल में, और वहां पर आए, उनका भाषण आप देख लीजिए।
कि माननीय गृह मंत्री जी किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किन शब्दों का चित्रंजन प्रयोग जी करते हैं, एक सेकंड, किन इसके लहजे सियासी में पहलू भाषा पर देते मैं हैं। आऊंगी, मैं आपसे नहीं, चर्चा करूंगी। एक सेकंड रुक जाइए, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा बीजेपी क्या कर रही है। इसके बाद आप बता दीजिएगा सर कि अमित शाह जी ने क्या कहा आके बिहार में। पहले मुझे बताइए कि किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, शांति रहे, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं प्राची जी, तो मैंने कहा ना कि पूरे बिहार में रामनवमी के दिन एक जगह दो जगह नहीं, खासकर वहां पर भी जिस जिला मुख्यालय पर रोहतास में हुआ है, सासाराम में, सासाराम रोहतास जिला का मुख्यालय है, रोहतास जिला में तो जब कुछ नहीं हुआ तो फिर आप क्यों बीजेपी को कोस रहे हैं? फिर आप क्यों बीजेपी को कोस कर और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा भड़काया, बीजेपी माहौल खराब करती है, जब सब कुछ ठीक है आपके बिहार में? तो इस ट्वीट का मतलब नहीं था गगन जी। जहाँ अमित शाह का कार्यक्रम है वहीं पर ऐसा शुरू हुआ, क्या कारण है? और त्वरित कार्रवाई करके त्वरित उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। या तो जो उसमें प्रभोग किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है कि हाँ बहुत बड़ा इतना दंगा हो गया, इस रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सरजमी पर ऐसी बात नहीं है। जिस ढंग से इसको प्रचारित किया जा रहा है लोगों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर इस मामला को, अरे तो अगर कहीं पर दंगा हो रहा है तो उसकी चर्चा तो करेंगे ना। कैसी बातें करते हैं आप चित्रंजन गगन जी? बिहार में अगर कहीं पर दंगा हुआ है, कहीं पर अगर हिंसा भड़की है तो उस पर चर्चा करनी तो जरूरी है। उसके बाकी पहलुओं को फिर आप देखते रहिएगा। प्राची जी, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करके नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अब उसको जो है सो अभी तक लोग उसको कह रहा है कि दंगा हो रहा है, पुराने चित्रों को दिखाकर, पुराने घटनाओं का वीडियो दिखाकर एक प्रभोग किया जा रहा है लोगों को। नहीं सर, मेरी बात का जवाब नहीं आया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि इसमें बीजेपी की एंट्री कैसे हो गई। अरे एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, शांति बनी रहे, ये जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की है ना। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां का माहौल खराब करती है। बिहार में हुआ है, गुजरात में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, दूसरे राज्यों में भी हुआ, इससे ज्यादा बड़ा कांड हुआ। तब भी चर्चा की गई है चित्रंजन जी, तब भी चर्चा की गई है। जहां जहां दंगा होता है उस पर चर्चा होती है, उन सरकारों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आपने बीजेपी पर सवाल उठाए तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही थी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, ये जिम्मेदारी क्या विपक्ष की है, बीजेपी की है या आपकी है? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर करते रहिए आप तुलना सर, तुलना कर अपनी पीठ थपथपाते रहिए, लेकिन इससे आप अपनी जिम्मेदारी से तो बच नहीं पाएंगे सर। अपनी जिम्मेदारी भी तो आपको, अपनी जिम्मेदारी भी आपको देखनी होगी ना चित्रंजन जी। मैंने कब कहा कि मैं जिम्मेवारी से भाग रहा हूं? मैंने यह नहीं कहा। जिम्मेवारी है घटना घटा और त्वरित कार्रवाई करते हुए तो इस बात से मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ? मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपने कार्रवाई नहीं की। मैंने तो ये कहा कि एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है तो जिम्मेदारी विपक्ष की कैसे हो गई? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी मेरी है, विपक्ष की जिम्मेवारी इसलिए है कि माननीय गृह मंत्री आकर वहां पर जो है सुहाग लगाने का काम कर रहे हैं। उनका भाषण देख लीजिए, उनके मंच से नेताओं का भाषण देख लीजिए, धमकी दिया जा रहा है खुलेआम, दंगाई पर बोलने में उनको भय लग रहा है। चलिए इसका जवाब पहले जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या आप माहौल खराब कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी चित्रंजन जी? देखिए चित्रंजन गगन जी की दो बातें बिल्कुल झूठ है। पहली बात तो अमित शाह जी का कार्यक्रम ये दंगा होने के बाद हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ है। और जिस दंगे को आप अस्वीकार कर रहे हैं ना, छिटपुट घटना बता रहे हैं, जहां पर बम चल रहे थे, बम चलने को बिहार पटाखे जलाए गए हैं, ऐसा लग रहा है दंगाई कोई उत्सव मना रहे हैं। सच्चाई ये है कि रामनवमी के उत्सव को, रामनवमी की शोभा यात्रा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की थी और जवाब असफल हुई है। और केवल बृहस्पतिवार को रामनवमी के जन्मोत्सव ठीक है राकेश त्रिपाठी जी और चित्रंजन जी एक एक करके अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आपके दोनों की बातें नहीं आ पा रही हैं सर। स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे मेरे दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। रुक जाइए चित्रंजन जी, रुक जाइए। जब मैं आपसे सवाल कर रही थी सर, तब आप अपनी बारी का इंतजार अब कर लीजिए। बाकी मेहमान भी हैं, जरा मैं उनको चर्चा में शामिल कर लूं। रिजू दत्ता जी, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? और ये जो दंगा हो गया अगर किसी स्टेट में, तो उस पर सियासी रोटियां सेकने की ये जो कोशिश है, ये क्यों? देखिए प्राची जी, आपका एक बात बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कानून हमारे राज्य का जिम्मेदारी है। बट ये कहते हुए मैं बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है इंडिया टीवी जैसे चैनल पे कि बीजेपी ने 2024 की अपनी
सत्ता की कैंपेन स्टार्ट कर दी है। कहां कहां हुए ये झमेले? मैं दंगे भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो गुंडाई हुई है ये कहां कहां हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, लखनऊ, वडोदरा। अब लखनऊ वडोदरा तो छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं कर रहा। अब पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य मिला के 130 सीटें हैं लोकसभा में मैडम। ये जो बीजेपी पार्टी है, इनको तो गीत की राजनीति करनी है। अपने 5 लोगों को, 36 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा का नेता निकला। आप मेरे को एक चीज बोलिए, यहाँ जो बीजेपी पे प्रवक्ता हिंदू धर्म के एकदम झंडाधारी बन के बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे बंगाल में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, क्रिसमस हो या ईद, कभी तो दंगे नहीं होते। और धर्म के, और यहाँ पे सब वरिष्ठ प्रवक्ता भी बैठे हैं, आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, किस हिंदू धर्म के वेद में, पुराण में, स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी ये लिखा है कि प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु राम के पूजा के लिए आपको कट्टे लेके चलने हैं जुलूस में, आपको तलवार लेके चलने हैं, आपको बुलडोजर लेके चलने हैं? ये कौन सा प्रभु? ये गलत है रिजू दत्ता जी, ये प्रैक्टिस गलत है और इसका समर्थन कोई नहीं करता है। लेकिन अगर आप जब ये कहते हैं ना कि बीजेपी समर्थित, बीजेपी ने भड़काया है ये दंगा, तो फिर सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सरकार क्या कर रही थी आपके स्टेट में कि आपको ये पता नहीं चल पाया कि बीजेपी जो आपके विपक्ष में है वो इतनी बड़ी साजिश रच रही है? प्राची जी, एकदम सही सवाल आपने पूछा। मैं एकदम आंकड़ों पे बात करता हूँ। दिल्ली में आपको पता है रामनवमी का जुलूस, उसमें झमेला हो सकता था, इसलिए परमिशन ही नहीं दिया गया। हमने हावड़ा में जो जुलूस, ये लोग जो रूट बोल रहे था बीजेपी, उसका हमने परमिशन नहीं दिया। पर जब सैकड़ों की तादाद में एक धर्म समुदाय के लोग रामनवमी का जुलूस लेके जा रहे हैं, उसको हमने रोकना भी ठीक नहीं समझा। बट उसके अंदर में अगर 5-6 बीजेपी के भाड़ा किए हुए गुंडे कट्टे बम लेके चलाएंगे तो आदमी क्या करेगा? आपको तो आप जब बीजेपी के आप नाम लेकर कह रहे हैं, आप जब आरोप लगा रहे हैं, तो जरा एक बार रिजू दत्ता जी कार्रवाई भी बता दीजिए, नाम ले दीजिए उन लोगों का, ताकि मैं राकेश त्रिपाठी जी से बिल्कुल सीधा सवाल पूछूं। उन पर क्या कार्रवाई हुई? कितने बीजेपी के नेता हैं जिनको आपने पकड़ लिया, जिन्होंने ये साजिश रची है? मैडम, मैंने तो अभी चैनल पे बोला, 36 लोगों को जो हावड़ा से गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का लीडर के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। वो सब अरेस्ट हो चुके हैं। और बाकी इसके पीछे जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड है, जो लोग यहाँ पर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी लेके घूम रहे, ये भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, किसी को रिहाई नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, आपने संबंध बता दिए, बीजेपी के कितने लीडर्स को आपने एक्सपोज कर दिया। आप मुझे यह भी बताइएगा डिटेल में, मैं आपके पास लौटूंगी, चूंकि बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। कलीमुल हफीज साहब, जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये तो मेरे देश की संस्कृति नहीं हो सकती है ना, कि अगर कोई एक धर्म विशेष या फिर कोई एक पक्ष अपना त्योहार मना रहा है तो उस पर पत्थरबाजी करके नफरत फैलाने की कोशिश करें और फिर हाय तौबा करने लगे जी एक पक्ष तो बड़ा ही परेशान है, मुस्लिमों को तो परेशान किया जा रहा है, मुसलमान तो यहाँ पर दबे कुचले हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए प्राची जी, इस भारतवर्ष में तमाम त्योहार हजारों साल से मनाए जा रहे हैं और उनके जुलूस भी निकलते हैं, शोभा यात्राएं भी निकलती हैं और सभी लोग उसको अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप पिछले 8-10 साल से देखेंगे, इस संघ परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गुंडागर्दी का माहौल तैयार किया है, खासतौर से बजरंग दल और वीएचपी के थ्रू, जिस तरह से धर्म संसदें लगाकर एक पूरे यूथ को रेडिकलाइज किया है। अगर आप पिछली रामनवमी में देखें तब भी पूरी तरह से 10-15 जगह दंगे हुए और इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा पे 15 जगह ये दंगे हुए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो और बंगाल हो, सब जगह एक सा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि इस शोभा यात्रा में, बताइए कितनी पवित्र शोभा यात्रा होनी चाहिए। रामचंद्र जी की शिक्षाएं आम इंसानियत की हैं, लोगों के मोहब्बत और प्यार की और उल्लास की हैं, ना कि कट्टे लहराना और तलवार लहराना। और फिर जब दूसरे धर्म का कोई मस्जिद आ जाए तो उसके आगे आपको गालियां बकना, उत्तेजित नारे लगाना, पैर से धक्के मारना, पथराव करना, उस पर अपना झंडा लगा देना, ये सब ट्रेनिंग दी है संघ परिवार ने उस रेडिकलाइज यूथ को, उसको रेडिकलाइज किया है। कोई प्रूफ है अब उसकी पंडित आप ये देख रहे हैं। अब जाहिर बात है, जब आप उसके घर में घुस के, किसी के घर में घुस के आरोप लगा रहे हैं, गाली देंगे तो कुछ जवाब में तो कुछ बोलेगा। फिर जब वो पत्थर चला देता है तो आप कह रहे हैं कि बड़ी साजिश संघ परिवार और बीजेपी की तरफ से अगर रची गई है तो इसका प्रूफ लेकर आइए, एफआईआर दर्ज करवाइए सर उन लोगों के खिलाफ। अरे मैडम, मुझे बात पूरी करने दीजिए मैडम।
जब आप किसी के घर में घुस जाएंगे, गाली बकेंगे, तलवार से दिखाएंगे तो कुछ तो करेगा अपने बचाव में। अगर उसने कहीं गलती से पत्थर उछाल दिया, कहां पर कौन किसके घर में घुसा, आप मुझे उदाहरण सहित बता दीजिए हफीज साहब। मैं इसलिए टोक रही हूं आपको क्योंकि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो मुझे एक उदाहरण दीजिए बंगाल का, आज भी हो रहा है, बंगाल का, वडोदरा का, बिहार का, महाराष्ट्र का। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि कोई भी शोभा यात्रा लेकर जाता हुआ शख्स किसी के घर में घुसकर तलवार लहरा रहा था, किसी को धमका रहा था। अब सुनिए मैडम, देखिए संभाजी नगर में बाकायदा एक मजार पे एक वीएचपी का, बजरंग दल का एक आदमी जाता, पुलिस मौजूद है और वहां झंडा लहराता है और पूरे नारे लगाता है, वहां का मुसलमान कोई नहीं निकलता और वहां पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इसी तरीके से बड़ोदरा में एक जारत के पास पहले वो पत्थर मारता है, फिर उसको झंडा लगाता है, फिर उसको गाली बकता है, वहां कोई नहीं निकलता, लास्ट में जाके पत्थरबाजी खुद करके उसको वो दंगा बता देते हैं। तीसरे नंबर पे चलिए आप हावड़ा की, जो कलकत्ता की वीडियो वायरल हो रही है, और राकेश त्रिपाठी जी को टीएमसी के प्रवक्ता थे और एक बड़े चैनल पे जो कीर्ति आजाद है, उन्होंने इनका मुंह बंद कर दिया था ये कह के कि जब तुम उकसाओगे वहां जाके, कट्टे लहराओगे तो क्या होगा, बाद में कुछ ना कुछ पत्थरबाजी। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि उकसाया गया है एक पक्ष की तरफ से। मैं आपकी बात मान लेती हूँ हफीज साहब, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप तो मुसलमानों के रहनुमा है ना। टीवी चैनल पर बैठकर बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप जाइए और एफआईआर दर्ज करवाइए उन लोगों के खिलाफ, एक्सपोज कर दीजिए। आप तो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग तो आप कर ही सकते हैं ना। देखिए अफसोस की बात यह है, मुसलमानों को लेके जैसा रवैया बीजेपी का है वैसा ही रवैया इन कथित सेकुलर पार्टीज का भी है। ना तो ये जेडीयू आरजेडी कोई एफआईआर करेगी बीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ, ना ममता दीदी करेंगे कोई एफआईआर, ये गारंटेड है। सिर्फ एफआईआर सिर्फ तो आपको पता है जब वो नहीं करेंगे तो आप कर दीजिए। अरे सर, आप किसी का मुंह क्यों ताक रहे हैं? आप तो सक्षम है ना, आप सक्षम है। आप जहां जहां पर घटनाएं होती हैं वहां पर आपकी तरफ से बयान आते हैं ना, आप जाइए, आप एफआईआर करवाइए। देखिए मैडम, हम जाते हैं लेकिन ये पुलिस एफआईआर नहीं करती, ये पुलिस फिर वैसे ही बायस्ड हो जाती है। और इन सरकार जो कथित जो सेकुलर पार्टीज हैं, गंभीर आरोप आप पुलिस पर लगा रहे हैं सर। अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुन रही है तो इस देश में न्याय व्यवस्था भी है। जाइए कोर्ट में दरवाजा खटखटाइए, बैठकर अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे तो ऐसे सियासी रोटियां नहीं सिकने वाली हैं। मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता रही हूं, ऐसे सियासी रोटी नहीं सिक रही हैं। अगर आपको लग रहा है एक पक्ष परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, बयान देने से थोड़ी ना मदद हो जाएगी। मैडम हम लगे रहते हैं। अभी मलयाना में 72 लोगों को जिंदा जला दिया था, जिंदा गोली से मार दिया था पीएससी ने, आज अदालत ने उन सबको बरी कर दिया। तो ये क्या है? यानी हमें अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को तो अब इंसाफ भी कहीं नहीं मिलता। पुलिस भी उनके साथ ऐसे व्यवहार करती है। कौन से देश की आप तस्वीर दिखाने लग जाते हैं? कौन से देश की तस्वीर आप दिखाने लग जाते हैं कि अल्पसंख्यकों को इंसाफ नहीं मिलता है? एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिएगा सर, एक उदाहरण बता दीजिएगा। राकेश त्रिपाठी जी से सवाल लूंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बच गए, जरा एक सेकंड रुक जाइए। मैडम 10 सेकंड मुझे दीजिए। दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा होने पे पुलिस की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वीएचपी ने वो शोभा यात्रा निकाली। पुलिस ने गलती से उनके खिलाफ एफआईआर कर ली। वीएचपी के दबाव में पुलिस को वो एफआईआर वापस लेनी पड़ी। कब की बात बता रहे हैं कलीमुल हफीज साहब? अभी की जो आप शोभा यात्रा की बात करें दिल्ली की जहांगीरपुरी की, तो मुझे इतनी जानकारी तो है कि जहां पुलिस ने रोका और शोभा यात्रा को, वहां पर वो शोभा यात्रा रुकी और वहां से फिर वो वापस भी चली गई। पुलिस से ना कोई बहस हुई है वहां पर, ना ही पुलिस के साथ कोई हाथापाई हुई है। अब रुकिएगा एक सेकंड, मैं लौटूंगी आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कौन जिम्मेदार है दंगों का, या ये दंगे क्या वाकई में एक चुनावी प्रयोग है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम स्टेट्स में? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं इस बात पर मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि सभी राजनीतिक दल दंगों के समय ऐसी भाषा बोलते हैं, उनको जरा सा भी शर्म नहीं आती कि आखिर कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो, कोई न कोई व्यक्ति होगा जिसका नुकसान हुआ होगा, वो बात कर रहे होते हैं तो पूरी तरह से दंगा कम्युनल हुआ या नहीं हुआ ये तो जांच बताएगी, पुलिस बताएगी, लेकिन नेताओं की भाषा कम्युनल है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां कलीमुल हफीज साहब ने खत्म किया है। बड़ी गंभीर बात वो कह गए, पूरी नहीं की उन्होंने मलियाना दंगों का जिक्र किया। 72 मुसलमान उसमें मार दिए गए थे, 91 से ज्यादा आरोपी थे, कुछ छूट गए, कुछ पकड़े नहीं जा सके और ज्यादातर लोग उसमें शामिल नहीं पाए गए हैं। 900 से ज्यादा हियरिंग हुई। मूल बात आप समझिए,
उसमें कहा गया था कि 5 के 5 पॉइंट बंद कर दिए गए थे और मुसलमान उसमें मारे गए थे। तो दंगे तो तब होते थे कलीमुल हफीज साहब, शर्मनाक था देश के लिए। हर मुसलमान नेता को, हर मुसलमान को यह आवाज उठानी चाहिए थी। और 1987 में न तो भाजपा की सरकार थी, न भाजपा इतनी मजबूत थी कि मलियाना में दंगे कर पाती। अगर हम आपकी जो एक कहें कि आपके पैमाने होते हैं, मानक होते हैं, उसके लिहाज से देख लें। अब जरा जहां जहां दंगे हुए वहां की कहानी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस अंदाज में कह देती, जरूरत क्या है जिस इलाके में मुसलमान रहते हो उस इलाके से जाने की। जो इस यात्रा के आयोजक थे विश्व हिंदू परिषद के नेता, वो चिट्ठी तक दिखाते हैं कि भैया ये रूट हमने बताया था, इसी रूट से हमें जाना था, यहीं से गए जो हमें इजाजत दी गई, लेकिन उसके बाद उसमें भी गली खोजी गई कि इस गली से नहीं इस गली से चले गए, इसलिए पत्थरबाजी होनी थी। और वो बार बार कह रहे हैं कि एक ही जगह है ही, यहीं से पत्थरबाजी होती है, यहीं से सब कुछ गड़बड़ होता है। मुसलमान भी जहां साथ में होते हैं कि कई जगह इन्हीं रामनवमी की शोभा यात्राओं को मुसलमान भी शरबत पिला रहे होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हर जगह हिंदू मुसलमान लड़ रहा है जी। बिहार की अगर बात करें, नालंदा और सासाराम, एक जान चली गई जो मेरी जानकारी है, इंटरनेट बंद है। और क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह रैली में बोल रहे थे और मैंने भी उनका भाषण सुना। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। सबसे बड़ा और सबसे जिसको कहें कि अगर गलत बयान आप कहेंगे तो यही है। कौन नहीं चाहेगा कि दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाए? क्या दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा करना गलत है? और महाराष्ट्र में जहां हुआ, जिसकी चर्चा आधी रह गई, वहां एआईएमआईएम के नेता ने, सांसद ने साफ साफ कहा कि संभाजी नगर नाम किया इसलिए मुसलमान पीड़ा में है, गुस्से में है। ये बयान है उनका। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, 10 कंपनी लगानी पड़ी है बिहार में। उसके बाद भी आप टीवी पर बैठकर पता नहीं कैसी कैसी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को सुनते तो मैं हैरान हूं जी। और मुझे और हैरानी होती है जब चुनाव से जोड़ते हैं। तो जब राजस्थान में हुआ था तो कौन सा चुनाव था? और उस वक्त अशोक गहलोत कह देते हैं कि अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल दंगे के वक्त जो व्यवहार करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। दंगा जहां हो रहा है, बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी दंगे में ये जो धर्म देखना, धर्म का एंगल देखना, उससे ज्यादा ये देखना है कि किसको कितना नुकसान हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी, तमाम आरोपों का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्रेक पर जाने से पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा था और चितरंजन जी मैं चाह रही हूं उस पर आप जवाब दे दीजिए कि एक तो अमित शाह ने क्या कह दिया रैली में जिससे आपको लग रहा है कि वो तो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वजह से बिहार का माहौल खराब हो रहा है, और दूसरा ये डिनाइल मोड में क्यों आ जाते हैं आप? सर, हुआ है दंगा, एक्सेप्ट करिए ना कि कुछ नहीं हुआ, छोटी सी घटना थी, हमने कार्रवाई कर दी। नहीं प्राची जी, हुआ मैं कहाँ कर रहा हूँ, किसी बारी से मैं भाग रहा हूँ? मैंने यह कभी नहीं कहा। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे हिंसा की जो सभा थी अमित शाह जी की, उसके बारे में, तो शायद अगर सुने होंगे तो अमित शाह जी का भी जो टोन था मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अमित शाह जी की उपस्थिति में गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा ना। 3 बार उन्होंने जोर जोर से कहा, जब और जोर से बोलिए, जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा ना। क्या हुआ? हमको इसका जवाब तो चाहिए। कह रहे थे कि हाँ प्रोवोकेटिव कोई नहीं बोला है। अमित शाह जी भी जो जिस ढंग से बोल रहे थे कि अगर दंगा रोकना है तो 24 में 40 का 40 सीट आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। अरे तो उसमें भड़काने जैसा क्या है चितरंजन जी? 2025 में अरे सर, इसमें चितरंजन जी भड़काने जैसा क्या है? तमाम राजनीतिक दल अपने अपने लिए प्रचार करते हैं, जनता से अपने आप को वोट देने की अपील करते हैं। इसमें माहौल कैसे बिगड़ गया? गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, अरे चितरंजन गगन जी, इसमें माहौल कैसे बिगड़ गया? नहीं, क्या हुआ? अजब, क्या भड़काने की बात क्या होती है? भड़काया कैसे जाता है? ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, दे दीजिए राकेश त्रिपाठी जी से जवाब। रुकिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के तरिया पर कोई रोड़ा नहीं फेंकता है। नहीं प्राची जी, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा अभी। नहीं और क्लियर मैं कर देता हूँ। जब गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि तजिया पर कोई हिंदू रोड़ा नहीं फेंकता है और आपके जुलूस पर कोई रोड़ा फेंकता है, तो जवाब दीजिएगा ना,
जवाब दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो बयानों की बात कर रहे हैं चितरंजन गगन जी, ये भी तो गलत है ना, ऐसे वक्त में जो सेंसिटिव माहौल है। रुक जाइएगा, देखिए प्राची जी, माहौल में गिरिराज सिंह, अरे रुक जाइए, अब आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, लेने तो दीजिए। भाषा का प्रयोग वैसे भाषा यही दिक्कत है सर, आप लोगों में सवाल पूछेंगे लेकिन उसके जवाब का इंतजार आप लोग नहीं करते हैं, बीच में बोलने लग जाएंगे, समय चला जाएगा सारा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रुक जाइए प्लीज, सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास। हाँ, ये सबसे बड़ा जो दुख देने वाली बात होती है, क्या देने वाली, कि ऐसे संवेदनशील माहौल में भी नेता टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं। मैंने चूंकि अमित शाह का पूरा भाषण सुना, मैं पत्रकार हूं तो हर ऐसी घटना पर नजर रखता हूं। अमित शाह ने कहीं ऐसी बात नहीं कही थी, मेरे ध्यान में नहीं आया, मुझे लगा मैं शायद नहीं सुन पाया। लेकिन देखिए चितरंजन पहले झूठ बोला, उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कोई भाषण ऐसा नहीं दिया, लेकिन गिरिराज किशोर ने उनकी मौजूदगी में यह कहा कि जवाब दोगे ना, जवाब दोगे ना, 2-3 बार उन्होंने चीख के कहा। पूरे भाषण में यह बात उन्होंने कही। अगर आपको लगता है कि यह भाषण गिरिराज सिंह का गलत था तो बिल्कुल लगाइए, धारा लगाइए। सरकार है आपकी, किसी भी नेता को सार्वजनिक तौर पर किसी को भी भड़काने का ऐसा कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि उससे कई गुना भड़का हुआ है। और अभी मैं सुन रहा था, अच्छा मैं देने दूंगी चितरंजन जी, एक सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब मैं राकेश त्रिपाठी जी से लूंगी। झूठ नहीं बोलना चाहिए नेता को, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे AIMM की बात करें, चाहे RJD, चाहे हम TMC की बात करें, आरोप आप ही पर है कि आप ही के लोग हैं जो चाहते हैं माहौल बिगड़े, ध्रुवीकरण हो और उससे फिर आप वोट में एनकैश कर लें। झूठ बोलकर उपभोग करना। नहीं प्राची जी, अमित शाह जी ने कहा सासाराम में इसलिए नहीं गया कि वहां पर गोलियां। चितरंजन जी, मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी जी से है, आपसे नहीं है सर। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी पर जब आपसे सवाल पूछूं तो जवाब दीजिएगा, अब बाकी की जिम्मेदारियों का पता लगाने दीजिए। रुकिए 1 सेकंड त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि सुशासन बाबू अपने आप को कहलवा करके पसंद करने वाले नीतीश कुमार आज RJD के इतने दबाव में आ गए कि बमबाजी की घटनाओं को पटाखे चलने जैसी घटनाएं उनकी आज प्रशासन, उनकी पुलिस ये कह रही है और उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उपद्रवियों पर कठोरता से कार्रवाई नहीं होगी, इसी वजह से उपद्रव हो रहा है। मैं बात कह रहा हूं, इस बात को तो उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार बनती है और उपद्रवी जब जान जाते हैं कि अगर उपद्रव करेंगे तो संपत्ति बेच करके उससे वसूली हो जाएगी और बुलडोजर चल जाएगा घर पर, मकान पर, तो ये उपद्रव की घटनाएं थम जाती है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी का हाथ मिलता है तो ये उपद्रवी आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो उपद्रव करो, अब पथराव करो, रामनवमी के जुलूस को रोक दो, अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली क्योंकि अब तेजस्वी का तेज हमारे साथ है। ऐसे ही बंगाल में ये उपद्रवियों को एहसास है कि ममता दीदी की ममता भाईजान पर बरसेगी, ममता के दीदी के भाईजान पर बरसेगी, तो कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होने वाला। राकेश त्रिपाठी जी, रिजू दत्ता जी बहुत साफ कह रहे हैं कि आप ही के लोग हैं, आप ही से जुड़े हुए, आपके संपर्क में आए हुए लोग हैं जो बीजेपी का जिनसे ताल्लुक रहा है, जो पाए गए हैं इसमें लिप्त, और उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। मुश्किल है, अभी नाम जब पूछेंगे तो आप नाम नहीं बता पाएंगे। रिजू दत्ता नाम बताने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का व्यक्ति। अरे भैया, रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा पे पथराव बाहर से किया गया है और कहां से किया गया है वो टीवी के दृश्य जो चल रहे थे ना, देख रहे हर दर्शक ने पहचान लिया है कि कौन लोग पथराव कर रहे थे। और केवल बृहस्पतिवार को ही नहीं, केवल रामनवमी के जुलूस में नहीं, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंसा करके, टारगेट करके घरों से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। ऐसा ही प्रयास सासाराम में हुआ है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उपद्रवियों को शासन का साथ नहीं होता है तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। महाराष्ट्र में कोशिश की गई, 2 घंटे के अंदर कंट्रोल हुई। वडोदरा में कोशिश की गई, वहां कुछ घंटों के भीतर ही कंट्रोल कर लिया गया और इसकी पुनरावृत्ति जुम्मे के दिन नहीं होने पाई। लेकिन बंगाल में और बिहार में जुम्मे के दिन इसकी पुनरावृत्ति होती है तो स्थापित हो जाता है कि उपद्रवियों को सत्ता का संरक्षण है। चलिए रिजू दत्ता जी, नाम बता दीजिए। कलीमुल हाफिज साहब कह रहे थे, कलीमुल हाफिज साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन
वीएचपी और बीजेपी ने किया है। अगर हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन हुआ होता तो ये ताजिया के जुलूस पर पत्थरबाजी होती, ये मुहर्रम में और चहल्लुम में पत्थरबाजी होती। ये रेडिकलाइजेशन हिंदुओं का हुआ कि हिंदू अपने ही उत्सव पर अपने ही अब मैं जवाब ले लूं। चित्ररंजन जी प्लीज, आप बीच में अगर सबके बोलेंगे तो चर्चा डिस्टर्ब हो जाएगी सर, और मैसेज जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर जवाब नहीं देना चाहते, चर्चा को डिरेल करना चाहते हैं। तो आप प्लीज चर्चा को डिरेल मत करिए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। जब आपकी बारी आएगी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। बाकी मेहमानों के बीच में अननेसेसरी मत बोलिएगा। चित्ररंजन जी, अभी रिजू दत्ता जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप नाम बता दीजिए ना। अगर लग रहा है आपको बीजेपी ने साजिश रची है तो जरा नाम एक्सपोज करिए, बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने ये साजिश रच गई, किन नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त था और उन पर आपने क्या कदम उठा लिए। अच्छा, पहले तो मैंने कदम तो आपको बता दिए, अभी मास्टरमाइंड इनके पीछे कौन है उसके पीछे हम चल रहे हैं, और मैं कुछ तथ्य देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को। पहली बात, रामनवमी जुलूस के एक दिन पहले बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जो खुद ईडी सीबीआई में जिसका नाम है, एक सार्वजनिक मंच से ऐलान करता है कि अगले दिन देखिएगा रामनवमी में हम क्या करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे और टीवी के पर्दे पर आंख रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पे कह रहा हूं, ना हुगली में ना हावड़ा में कहीं पे भी इनको परमिशन नहीं था जुलूस का, और जुलूस में बोला गया था आप 5:30 बजे तक खत्म कीजिए और डीजे वगैरह मत बजाइए। सारा नियमों का बीजेपी उल्लंघन करती है। आप चाहे तो मैं परमिशन लेटर आपकी स्क्रीन पे अभी दिखा सकता हूं, इनके पास नहीं है। अरे रिजू दत्ता जी, अभी आप खुद कह रहे हैं कि जांच हो रही है, मास्टरमाइंड कौन है ये अभी पता नहीं चल पाया है, और आप दूसरे ही जवाब में सीधे सीधे बीजेपी का नाम ले रहे हैं कि बीजेपी नियमों का उल्लंघन करती है, बीजेपी डीजे बजाती है, बीजेपी हिंसा करती है। आपका हो जाए तो मेरे को बोलिएगा, आपका हो गया तो मैं आप बता दूं। मैं सवाल तो पूछूंगी ना सर। हाँ नहीं, आप पूछ लिया। मेरे मन में कोई सवाल आएगा तो मैं सवाल तो पूछूंगी, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। हो जाए तो मेरे को बोलिएगा, मैं तब जवाब। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता ना कि आपका हो गया, आप सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं तो जवाब तो देंगे। नहीं, आपका सवाल सेंसिटिव मुद्दे पर अगर आप चर्चा करने बैठे हैं तो चर्चा तो करेंगे। नहीं ठीक है, तो आपके जितने सवाल है मैडम आप पूछ लीजिए, बैठ पूछ लिया ना सर, आपके जवाब में से कोई सवाल निकलेगा तो मैं पूछूंगी आपसे। अब जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बात यह है कि आप मेरे को एक चीज बताइए, गृह मंत्री उन्होंने फोन किया राज्यपाल को बंगाल के, बहुत अच्छा बात है, गृह मंत्री ने राज्यपाल को फोन किया कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। उन्होंने सुकांत मुजुमदार को क्यों फोन किया? सुकांत मुजुमदार तो पार्टी का सभापति है और किसी प्रशासनिक पद पे नहीं है। ये किस टाइप की राजनीति है? और मैं ओपन इस इंडिया टीवी शो पे सारे दर्शकों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले एक वाक्य मेरे को बताइए जहां पर रामनवमी में पथराव हुआ या दंगा हुआ। ये बीजेपी का टूल किट है, क्योंकि उनको पता है बिहार। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए इस बात का। वैसे रिजू दत्ता जी, अगर शुभेंदु अधिकारी पर आपको शक था और एक दिन पहले ही अगर उन्होंने बयान दे दिया था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था सर। फिर तो ये बहुत बड़ा फेलियर है आपका कि आपको पहले से पता था कि उन्होंने बयान दिया है, उसके बावजूद आप नहीं रोक पाए, तो सोचिएगा इस पर। लेकिन राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए जो आरोप लगाए रिजू दत्ता ने। देखिए प्राची, 2 बातें रिजू दत्ता ने कही। पहली बात इन्होंने कही कि रामनवमी के जुलूस में डीजे की परमिशन नहीं हो सकती है। अरे भाई, भगवान का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ये कोई शव यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। इस शांतिपूर्ण ढंग से, बिना कोई आवाज दिए, बिना कोई स्लोगन दिए, बिना कोई नारा लगाए, बिना कोई झंडा लिए कोई शव यात्रा निकाल रहे हैं क्या? अरे शोभा यात्रा है, ढोल मृदंग के साथ, के साथ, नारेबाजी के साथ यात्रा निकलती है, और ये आपका फेल्योर है कि आप उसको छंद दे पा रहे हैं। और रिजू दत्ता आवाज बंद करो, अभी संयम सिखा रहे थे, आप लोग हिंदू लागू करो, हमें हिंदू धर्म आवाज बंद करो। अच्छा, एक एक करके बोलिए ना रिजू दत्ता जी, एक एक करके। आपको जब कोई बीच में टोक रहा था तो आपको दिक्कत हो रही थी ना सर, अब आप यही खुद कर रहे हैं। नहीं, ये सब बैठे हैं दंगा ही। तो आप तय करेंगे कि कोई अपने भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाएगा? कमाल की बात करते हैं रिजू दत्ता जी, आप खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। राकेश त्रिपाठी, मुझे बहुत आपत्ति है। एक तो रिजू दत्ता ने ये कहा कि शोभा यात्रा में डीजे नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये सरकार की फेल्योर है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से पहले कभी, अरे भाई रिजू दत्ता क्या बीमारी है क्या? कोई बीमारी है क्या? संयम नहीं रख सकते, धैर्य नहीं रख सकते, नहीं देंगे परमिशन, और क्या कर लोगे? अरे भाई, मलियाना के दंगे की बात अभी भी कलीमुल हाफिज ने कही। ये मलियाना का दंगा भाजपा सरकार में हुआ था क्या? ये हासिमपुरा का दंगा भाजपा की सरकार में हुआ था क्या?
ये 84 के दंगे भाजपा की सरकार में हुए थे क्या? ये देश की आजादी के समय से मजहबी दंगे जो शुरू हुए ये सब भाजपा ने कराए थे क्या? ये 2014 से पहले नहीं थे क्या? ये रिजू दत्ता कहां से पढ़ के आते हैं भाई? ना कोई समझदारी हो की बात कर सकते हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते, सत्ता चलाने आती नहीं है, और टीवी डिबेट क्या करके बकवास करोगे? पहले धैर्य और रखना सीखो। चुपचाप आपकी बकवास में सुन रहा था, उसके बावजूद लगातार बीच में कंटिन्यू बोलने का काम करते हो। यह अभियान बना रखा है, मैं चुपचाप सबके बीच में सुनता हूँ, उसके बावजूद मेरे बीच में लगातार कभी ये चित्तरंजन गगन बोलेंगे, कभी ये रिजू दत्ता बोलेंगे। ये अभ्यास बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब तक बोले तो बीच में इंटरवेंट करो। ये तरीका ठीक नहीं है। एक तो 3-3, 4-4 लोग मिलकर के सवाल पूछते हैं और जवाब भाजपा को देने का जब भी समय होता है तो मिलकर के इंटरवेंट करते हैं। ये आपकी साजिश का हिस्सा होता है। सच्चाई ये है कि दंगाइयों के पक्ष में आप खड़े हैं, हम दंगा पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं, हमें दंगा पीड़ितों की आवाज भी नहीं उठाने देंगे। क्या इतना रिजू दत्ता जी रुक जाइए एक सेकेंड, सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए। फेल हुए हैं, सच्चाई ये है कि आप पूरी तरह से फेल हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए और अब भी समय है कि दंगे को रोकिए और दंगाइयों को ठोकिए। दंगाइयों को ठोकेंगे तो दंगा रुके। अच्छा कलीमुल हफीज जी, सीने के दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, खुद घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने अपने देश में ही आग लगा दी अपने नौजवानों को रेडिकलाइज करके। और उसके एक घटना नहीं है, पूरे देश में धर्म संसद हुई है, पूरे देश में राजस्थान का तो हाई कोर्ट हाईजैक कर लिया था इन्होंने। इसी तरीके से मज़ारों पे मस्जिदों के सामने जिस तरह का तांडव, जिस तरह के गाने और जिस तरह की आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, इस सब से इन्होंने पूरी दुनिया में जो देश को शर्मसार किया है, इन्होंने जो नौजवानों में जो जहर भरा है, ये उस सब का नतीजा है। और यकीनी तौर पर इनको सियासी तौर पर फायदा होता है। और इसी की वजह से इनके जो केंद्रीय जो देश का नंबर 2 नेता है वो कहता है कि मैं दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। यानी कैसी भाषा है। और दूसरा एक मंत्री ये कहता है कि बदला लोगे। अरे ये क्या है, आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया मेरे भारत को। अरे आप अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करोगे, किसी लेवल पे गिर जाओगे। भाजपा वालों को अब भी वक्त है कि सुधर जाएं, इससे पहले कि देश का नौजवान बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो दंगाइयों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए कलीमुल हफीज साहब? आपको इस मुल्क की इतनी चिंता है, एक सेकंड सुनिए, आपको इस मुल्क की इतनी चिंता है, आपको लग रहा है इस मुल्क में नफरत है, फैल रही है और कुछ लोग फैला रहे हैं, और जो लोग फैला रहे हैं, जो लोग दंगा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसा सुलूक होना चाहिए सर? कैसी भाषा का इस्तेमाल करें फिर? जैसे दिल्ली पुलिस ने जब शोभा यात्रा की बिना परमिशन के खिलाफ उन्होंने जो उनके केस बुक करा था, तो उस केस बुक करके उनको बाकायदा जेलों में डालते हैं। वो बीएचपी के दबाव में आके अपनी एफआईआर वापस न लेते। इसी तरीके से दंगाइयों को अभी नीतीश कुमार को और ममता बनर्जी को ये चाहिए कि दंगाई जो रियल दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेलों में भरे। ना वो मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपको अमित शाह जी के उस बयान से क्या आपत्ति हो गई जिसमें वो दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। दंगाइयों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, सम्मान से नवाजें क्या? देखिए मैडम, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र का गृह मंत्री जाके वहां पे ये बात कहता है कि तुम मुझे 40 में 40 सीटें दो, मैं इनमें उल्टा लटका दूंगा। क्या मतलब है? आप राज्य सिस्टम, फेडरल सिस्टम खत्म कर देंगे क्या? आप संविधान खत्म कर देंगे? आप सिर्फ, आपको पता है, आप कह रहे हैं कि ताजिए पे नहीं चलते हैं, रामनवमी पे चलते हैं, यानी कि एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अरे अगर कोई टारगेट कर रहा है, मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊंगी कलीमुल हफीज साहब, आप तो रहनुमा है ना मुसलमानों के, आप तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं जब मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। करिए गिरिराज सिंह पर आप स्टेप उठाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए उनके खिलाफ अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ भड़काऊ कहा है। और रही बात दंगाइयों के खिलाफ भाषा इस्तेमाल करने की, तो सर आपके नेता कैसे कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझसे मत कहलवाइएगा। उस वक्त आपको संविधान याद नहीं आता, उस वक्त आपको याद नहीं आता कि इस देश में फेडरल सिस्टम है। आपने अभी हमें टीवी पे बुलाया, अभी हम टीवी पे विरोध दर्ज करा रहे हैं। जब हमें अदालत में करना हो तो अदालत में कराएंगे। और तो इंतजार क्यों कर रहे हैं सर? आज हमें विधानसभा इंतजार मत करिए, इंतजार मत करिए, इतनी ज्यादती हो रही है, इतना गलत हो रहा है, तो इंतजार मत करिए। मैं तो सिर्फ इतना आपसे कह रही हूँ, आप जाइए कोर्ट जाइए, आप जाइए पुलिस के पास जाइए, इंतजार मत करिए कि टीवी पर बैठेंगे तभी बोलेंगे, ये मुद्दा उठेगा तभी बोलेंगे। फाइनल कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मैडम आपने बुलाया तो यहाँ खामोश रहे हम,
मैडम आपने बुलाया, हम खामोश रहे, हम बोले मैं ना। खामोश रहने के लिए हम नहीं इनको कह रही सर, आपने क्या बीजेपी कदम के उठाया, मैं प्रवक्ता सिर्फ बैठे इतना हैं, पूछ रही थी आपसे। आरजेडी के बैठे हैं, खामोश टीएमसी के रहने बैठे के हैं, लिए हम इनसे नहीं कह बोल रही हूँ सकते हैं ना, हफीज साहब, क्योंकि अंतर आप समझ अपनी कार्रवाई लीजिए, करिए। अंतर समझ लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। कि प्राची, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे कि नेताओं का यूं झूठ बोलना ये सबसे खतरनाक होता है। अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता कह रहे हैं कि 2014 के पहले कब ऐसा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। उन्होंने कहा कि रामनवमी पे कब दंगा हुआ। अरे जिस बंगाल में स्वतंत्रता के ठीक पहले कलकत्ता में 1946, नोआखली में 1947 डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में, और क्या मैं पूरी लिस्ट फिर से गिनाऊं? ये अच्छा नहीं होता। सरकारों को चाहिए कि जब वो सरकार में है जिस पार्टी की, वो जिम्मेदारी ले और दंगे रोके। हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी की जान जाना, देश के भारतीय एक भारतीय की जान जाना है। और ये शर्मनाक है जब नेता इस तरह की लिस्ट मांगने लगते हैं जिस बंगाल में 46 से लेकर बिल्कुल त्रिपाठी जी, शर्मनाक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। वक्त मेरे पास समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।